हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि हमारा चैप्टर 2 चल रहा था, फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यानी स्थिर वैद्युतिकी का, तो लास्ट जो लेक्चर था उस लास्ट लेक्चर में हमने गाउस के अनुप्रयोग स्टार्ट किए थे, जिसमें पहला अनुप्रयोग हम लोगों ने जो सॉल्व किया था वो था समरूप आवेशित खोखले गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किया हुआ है। अब उसकी सेकंड एप्लीकेशन है समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको ज्ञात करना है। ये तो मतलब समझ में आता है समरूप आवेशित गोला कि भाई कोई गोला है जिसको कोई आवेश दिया गया है, लेकिन यहां पे एक शब्द जो प्रॉब्लम देता है वो शब्द है चालक। इसको देखते हैं हम लोग। दो चीजें आएंगी हमारे, एक चालक आएगा और एक आएगा अचालक। दोनों में डिफरेंस देखें हम लोग एक सेकंड के लिए। तो चालक किसे कहते हैं? किसी चालक वस्तु को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर वितरित होता है। किसी चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित रहता है। और अचालक की क्या खासियत होती है कि अचालक को दिया गया आवेश उसी स्थान पर विद्यमान रहता है उसी स्थान पर विद्यमान रहता है जहां दिया जाता है। मतलब जिस पॉइंट पर मैं आवेश दे रहा हूं, जैसे यहां पे दे रहा हूं मान लो प्लस क्यू, तो आवेश यहीं होगा। जैसे इस गोला है, इस गोले में मैंने प्लस क्यू आवेश यहां पे दिया, तो ये प्लस क्यू आवेश यहीं पे होगा। ऐसा नहीं है कि पूरी सतह पर वितरित हो जाए, लेकिन इसमें जैसे मान लो इसको प्लस क्यू आवेश दिया मैंने, तो प्लस क्यू आवेश क्या होगा, एक समान रूप से फैल जाएगा। ठीक है, इसकी तो एक ही लाइन है जो वर्क करेगी। इसके लिए देखें सेकंड पॉइंट, ये लिखने हैं हमको सारी चीजें इसमें। दूसरी चीज क्या है कि भाई चालक के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता। चालक के अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होता, इसलिए चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। चालक के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता, इसलिए चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। नंबर थर्ड पॉइंट, चालक के अंदर यदि कोई आवेश है, पहली बात तो कोई आवेश होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? उसके पीछे रीजन है एक, ये जो है इसके पीछे एक रीजन है जिसको मैं पॉइंट नंबर थर्ड दे रहा हूं। क्या है रीजन? कि चालक के अंदर के आवेश सदैव पृष्ठ की ओर प्रवृत्त रहते हैं। मतलब हमेशा ही ये सतह की ओर भागने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चालक के अंदर कोई आवेश होगा तो वो हमेशा किधर की ओर भागने का प्रयास करेगा? पृष्ठ की ओर। मतलब कभी अंदर रुकेगा ही नहीं, बाहर की ओर ही रहेगा। और अगर मान लो कोई आपसे ये कहे कि भाई चालक के अंदर आवेश होता ही क्यों नहीं है, अगर मान लो हो
मान लिया मैंने कोई ये चालक है, इसके अंदर आवेश है, मान लो कोई है या नहीं पता करना है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको एक विद्युत क्षेत्र में रख दिया। विद्युत क्षेत्र कैसे लगाते हैं, दो प्लेटें लेते हैं जिसपे एक पे प्लस क्यू आवेश होता है, दूसरी पे माइनस क्यू आवेश होता है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण इस प्लेट पर प्लस आवेश आ जाता है और माइनस क्यू आवेश के कारण इस प्लेट पर माइनस आवेश आ जाता है। ठीक है। और अगर मान लो इसके अंदर आवेश हो, तो यदि इसके अंदर कोई नेगेटिव आवेश है तो वो किधर भागेगा, पॉजिटिव की ओर, यानी इस सतह पर। और पॉजिटिव आवेश इस सतह पर भागेगा। क्यों, प्लस तो होगा इस माइनस से आकर्षित और ये माइनस होगा इस प्लस से आकर्षित, तो इसमें क्या बन जाएगा, एक विद्युत क्षेत्र बन जाएगा ना। एक क्या बन जाएगा यहां पे, विद्युत क्षेत्र, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से माइनस होगा। और जब विद्युत क्षेत्र बन जाएगा, ये बाहर तो है डायरेक्शन ये, जब विद्युत क्षेत्र बन जाएगा तो विद्युत क्षेत्र बनने पे क्या होगा, आवेश गति करेंगे, और आवेश गति करेंगे तो आवेश की जो गति होती है, यानी जब B नॉट इक्वल टू 0 होता है तो विद्युत धारा जन्म लेती है। और विद्युत धारा आवेश की गति के कारण ही होती है ना। तो विद्युत धारा भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा में आती है, धारा विद्युत की में। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्थिर वैद्युत की, जिसमें आवेश कैसा हो, स्थिर हो, यानी आवेश के वेग का मान 0 हो। लेकिन यहां पे क्या 0 होगा, यदि अंदर आवेश है तो नहीं ना। तो स्थिर वैद्युतिकी में चालक के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता, इसलिए चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान सदैव 0 होता है। ये समझ में आ गई हमारे चारों स्थितियां। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने, कि किसी चालक को हम कोई आवेश देते हैं तो वो आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। दूसरी चीज क्या है, चालक के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता, क्योंकि चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश सदैव उसके पृष्ठ की ओर प्रवृत्त होता है, यानी अंदर कोई आवेश नहीं होता। और यदि कोई आवेश अंदर नहीं होता तो उसके विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। ठीक है बच्चों। अचालक की क्या विशेषता है, कि अचालक को आवेश जिस स्थान पे दिया जाता है वो आवेश उसी स्थान पे स्थिर रहता है। जहां आवेश दिया जाता है वह उसी स्थान पर रह जाता है। यह विशेषता होती है किसकी, अचालक की। तो जब हमारे पास क्वेश्चन आया है किसका, चालक गोले का, तो चालक गोले में पहले तो मैं इन चीजों को बोलूंगा। बोल दोगे ना आप कि भाई चालक के अंदर कोई अतिरिक्त आवेश उपस्थित नहीं होता। क्यों नहीं होता, वो सारे रीजन मैंने आप लोगों को बता दिए। अब आगे चलते हैं हम। टॉपिक कह रहा है कि समरूप आवेशित चालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। निकालो भाई। कोई चालक गोला है और इसको मैंने मान लिया कि मैंने कोई प्लस क्यू आवेश दे दिया, तो प्लस क्यू आवेश दे दिया तो प्लस क्यू आवेश इस चालक की बाह्य सतह पर एक समान रूप से वितरित हो गया ना। इसकी त्रिज्या मैंने मान ली क्या है, कैपिटल ऑफ आर, सेंटर है क्या, ओ, और चार्ज क्या है, प्लस क्यू। ठीक है बच्चों यहां तक। अब इस गोले के कारण किसी बिंदु पर मुझे क्या निकालना है,
विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो किसी बिंदु, तो वो बिंदु कहाँ होगा? आप लोग कहोगे सर कल ही तो लेक्चर में पढ़ा है मैंने। क्या पढ़ा है? कि खोखले गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, तो वो बिंदु की 3 स्थितियां हो सकती थी। कहां कहां? पहला तो वो बिंदु P इस गोले के बाहर हो, दूसरा वो बिंदु P इसकी सतह पर हो, और तीसरा इसके अंदर हो। आप तो कहोगे सर ये तो वही टॉपिक हो गया। हाँ, ये वही टॉपिक है जो मैंने लास्ट लेक्चर में बोला है। अंतर में क्या लिखना है? अंतर में सिर्फ वो 4 पॉइंट लिखने हैं जो मैंने अभी लिखे थे, बाकी सेम एज इट इज जेरोक्स होगा वो टॉपिक। कैसे मैं बता देता हूं एक बार, वापस रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का, और नोट्स में लिखने के लिए लाइनें मिल जाएंगी आपको। ठीक है बच्चों? तो इसकी कंडीशन फर्स्ट लेते हैं। पहले तो प्लस क्यू आवेश वितरित है, इस पे पूरे पृष्ठ पे वितरित है, तो परिभाषा किसकी लगाऊं? आप लोग कहोगे सर पृष्ठ आवेश घनत्व की लगाओ। और पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है? सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है। एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का मान उसका पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। ए की वैल्यू क्या है इसकी? 4 पाई आर स्क्वायर है। और जब ये 4 पाई आर स्क्वायर हो गई तो कुल आवेश Q बराबर क्या हो गया? कुल आवेश Q बराबर क्या हो गया? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 हो गया। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं सर, पहले ही पढ़ा है हमने तो। ठीक, अब इसकी कितनी स्थितियां थी बिंदु P की? 3 स्थिति। पहली स्थिति लेता हूं मैं जब R ज्यादा है किससे? कैपिटल ऑफ R से। मतलब बिंदु P चालक गोले के बाहर स्थित हो। कहां स्थित हो? बाहर। और बाहर है तो मान लिया मैंने यहां पे बिंदु P। कितनी दूरी पे? स्मॉल r दूरी पे। तो मैंने क्या कर दिया? स्मॉल r को त्रिज्या मान लिया, O को क्या माना? केंद्र। और एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली। क्यों कर ली गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना? क्योंकि गाउस का नियम मुझे इसमें अप्लाई करना है, और गाउस का नियम हमेशा बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। पढ़ा है ना? तो ये किसकी कल्पना कर ली? बंद पृष्ठ की। और बंद पृष्ठ पे कहीं पे क्या है? बिंदु P है, जिस पर मुझे क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। इसके लिए विद्युत क्षेत्र निकालना है तो बिंदु P पर एकांक धनावेश ले लो। जिस बिंदु पर हम लोग विद्युत क्षेत्र निकालते हैं उस पर एकांक धनावेश की कल्पना करते हैं। कर ली कल्पना? अब बिंदु P इस पूरी रेडियस पे स्मॉल r त्रिज्या पे कहीं पर भी हो सकता है। हो सकता है ना कहीं पे? मैंने क्या मान लिया? पूरे का तो एक साथ निकाल नहीं सकता, तो मैंने एक छोटा सा अल्पांश मान लिया जिसका क्षेत्रफल क्या है? dA है। छोटा सा अल्पांश ले लिया dA क्षेत्रफल का। और प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? आप लोग कहोगे सर आवेश को उस बिंदु P से मिलाने वाली रेखा की दिशा में बाहर की ओर। हो गई? हो गई? अब निकालो बिंदु P पर। तो पहले तो क्या किया है? बंद गाउसियन पृष्ठ लिया है। तो पहले सबसे पहले तो क्या लगा दो? गाउस का नियम। क्या हो जाएगा गाउस के नियम से? फाई बराबर हो जाएगा समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और Q की वैल्यू क्या है? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2।
अब क्या है, इस अल्पांश से संबंधित फ्लक्स निकाल दूं मैं। अल्पांश माना है तो अल्पांश क्षेत्रफल डीए वेक्टर से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, अल्पांश के कारण विद्युत फ्लक्स भी अल्पांश डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। ये तो किसके कारण हुआ, अल्पांश क्षेत्रफल के कारण। मुझे किसके कारण निकालना है, पूरे के कारण। तो संपूर्ण पृष्ठ के कारण या संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर होल इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। भाई संपूर्ण करना है यानी योग करना है, और योग कब आता है, जब हम लोग चिन्ह किसका लें, समाकलन का लें, ठीक है ना। देन फाई बराबर होल इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर हो जाएगा ना बच्चों। यहां तक आगे देखें हम लोग इसको, तो अब क्या लग रहा है, अब कहोगे सर अब इसमें क्या लग रहा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, देन फाई बराबर होल इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। अब सर ई और डी ए की डायरेक्शन देखो तो दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। चूंकि वेक्टर ई समांतर है डी ए वेक्टर के, जिससे थीटा बराबर 0 डिग्री, तो कॉस थीटा बराबर कॉस 0 डिग्री बराबर क्या हो गया, 1, और 1 हो गया तो फाई बराबर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। आगे देखोगे यदि आप, तो ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, तो चूंकि विद्युत क्षेत्र का मान संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान है, अतः अब जब एक समान मान आ रहा है तो एक समान का मतलब क्या आ रहा है, कांस्टेंट। तो उस कांस्टेंट को बाहर निकाल दो और क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीए। अब डीए क्या है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया ना। इसको नाम दो क्या, समीकरण नंबर 3। फाई का मान समीकरण 2 में है, तो समीकरण 2 से मान किस में रख दो, समीकरण 3 में। पहले तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट से ले रहा हूं मैं, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, देन E बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, K, तो ये क्या हो गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गया ना। सदिश रूप क्या हुआ, सदिश रूप में वेक्टर ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप हो जाएगा। आप लोग कहोगे सर क्यू की वैल्यू लिख दो, क्यू की वैल्यू है ना सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। चलो लिख देता हूं मैं, किससे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ई बराबर के की वैल्यू लिख दूं मैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू का मान क्या है,
सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन r²। देख लो इस स्टेप से k का मान लिखा 1/4πε0, q की वैल्यू लिखी है सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन r²। 4π से 4π कट गया तो E बराबर क्या हो गया, सिग्मा अपॉन ε0 इंटू r² अपॉन r²। कब? जब बिंदु P कहाँ है, बाहर है। तो E आउट बराबर आ गया सिग्मा अपॉन ε0 इंटू r² अपॉन r²। ठीक है बच्चों, आगे देखें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, और हो तो डाउट में लिखो। अब पहली कंडीशन तो हो गई, अब सेकंड कंडीशन आप कहोगे सर सतह पे भी तो हो सकता है। अब मैं क्या मना कर रहा हूं, सतह के लिए नहीं कर रहा ना, सतह पर लो। सतह पर होगा तो बिंदु P कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, हो जाएगा ना। सतह पर होगा तो स्मॉल r ये हो जाएगा, अल्पांश क्षेत्रफल ये हो जाएगा, वेक्टर ही यहां हो जाएगा, और P ये है ही। तो केस सेकंड क्या होगा, यदि स्मॉल r बराबर हो किसके, कैपिटल ऑफ R के, यानी बिंदु P सतह पर स्थित हो। सतह पर स्थित होगा तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, E एट सरफेस बराबर KQ अपॉन कैपिटल R²। स्मॉल r रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल ऑफ R से। हो गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पे देखूं एक और स्टेप, E एट सरफेस बराबर सिग्मा अपॉन ε0 इंटू r² अपॉन स्मॉल r की जगह कैपिटल R, कट गया तो E एट सरफेस बराबर क्या हो गया, सिग्मा अपॉन ε0, और वेक्टर फॉर्म में R है नहीं तो क्या लिख दो, n कैप लिख दो। लिख दिया ना, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। सिर्फ R को रिप्लेस किया है, स्मॉल r को किससे, कैपिटल ऑफ R से। और कंडीशन थर्ड देखें कि यदि बिंदु P इस गोले के अंदर हो, यानी स्मॉल r लेस देन हो किससे, कैपिटल ऑफ R से। और जब ये लेस देन होगा तब क्या होगा, आप लोग कहोगे सर अभी तो बताया आपने अंदर तो कोई आवेश होता ही नहीं है चालक में, और अंदर कोई आवेश नहीं है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा। E इन क्या हो जाएगा, 0। क्यों, अभी बहुत देर पहले बताया है, कुछ देर पहले ही जब टॉपिक स्टार्ट किया था चालक के लिए। आप लोग कहोगे सर इस टॉपिक में और उस टॉपिक में तो कोई अंतर है ही नहीं गोलीय कोश में। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि दोनों कतई एन सेम हैं, दोनों में बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में से किसी को भी ले लो, एक ही बात है। चालक आएगा तो चालक के बारे में बताना है, बाकी सॉल्व तो वही होगा जो गोलीय कोश होता है। सेम एक ही डेरिवेशन है दोनों का। अब आगे देखें तो भाई E और R के बीच में ग्राफ खींचो, खींच दो। ये तो R हो गया और ये क्या हो गया, E। तो पहले तो क्या है, E इन बराबर 0, 0 ही रहने दो। मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम जब होता है जब स्मॉल r पे डिपेंडेंस खत्म हो जाती है, यानी बिंदु P उसकी सतह पर हो। कहाँ हो, E उसकी सरफेस पर हो। और जब E आउट आता है
तो ई आउट निकाला था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर पे कैसे निर्भर करता है? ई आउट व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर के, और व्युत्क्रम के लिए ग्राफ तो ऐसे ही खिंचता है। कब? जब स्मॉल आर ज्यादा है किससे? कैपिटल ऑफ आर से। ये ग्राफ खिंच गया किस किस के बीच में? ई और आर के बीच में। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं आई। और आप लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आज तक कि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं, और वीडियो बेटा पूरा छूट गए तो यहां से आप मान लेना कि इस यूनिट के 5 क्वेश्चन चले गए। अगर अब एक एक वीडियो को 2 बार या 3 बार नहीं देखा तो ये मान लेना कि राजस्थान बोर्ड में 5 नंबर गए। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बहुत स्लोली करा रहा हूँ, और आप लोग भी इस चैप्टर को पूरा ही कंप्लीट करेंगे। वीडियो को 2 और 3 बार देखेंगे ताकि मुझे आप लोग रिप्लाई कर सकें। कमेंट बॉक्स में जाके अपना नाम लिखें, और जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे लगे सब्सक्राइब लाल कलर के बटन को क्लिक करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके बाय, मिलेंगे कल के लेक्चर में।